हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू पढ़ले 11th ईस्ट कॉमर्स। मैं हूं हीर शाह, आपकी बिजनेस स्टडीज़ की एजुकेटर। अभी तक हमने 3 चैप्टर कर दिए हैं हमारे सिलेबस के। अभी हमारा एक लास्ट चैप्टर बचा है, वो है इंटरनेशनल ट्रेड। आज हम उसे भी ख़त्म कर देंगे। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, काफ़ी ही कुछ डिलीट हुआ है इसमें से। इसमें हमें सिर्फ करना है कंसेप्ट और बेनिफिट्स। ओके, इसमें सिर्फ हमें बाकी क्या करना है, कंसेप्ट्स करने हैं और हमें बेनिफिट्स करने हैं। बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड टू होम, टू द नेशन एंड टू द फर्म। तो इतनी ही चीज़ें करनी है। इसमें से आपका सब कुछ निकल चुका है, सब कुछ डिलीट हो चुका है आपकी एग्ज़ाम के लिए। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है ये। तो अभी हम आते हैं इंटरनेशनल ट्रेड पे। जैसे मैंने आपको पहले एक बार बता चुकी हूँ, वापस से एक बार बता देती हूँ। ट्रेड का मतलब क्या है? ट्रेड का मतलब होता है बाइंग and selling of goods and services। तो जब भी हम कोई भी गुड्स या सर्विस को बाय या सेल कर रहे हो, उसे हम कहते हैं ट्रेड। अभी ट्रेड 2 तरह की हो सकती है। एक हो सकती है इंटरनल ट्रेड, एक होती है हमारी इंटरनल ट्रेड, जिसके बारे में हमने पहले ही काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको इसका मीनिंग याद ही होगा। और दूसरा है हमारा एक्सटर्नल ट्रेड। मैं आपको एक बार फिर भी बता देती हूँ कि इंटरनल ट्रेड होता क्या है। इंटरनल ट्रेड, जैसे मैंने आपको बताया, 2 वर्ड से बना है, इंटरनल और ट्रेड। ट्रेड का मतलब तो हमें पता ही है। तो इंटरनल का मतलब क्या होता है? विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। हमारे कंट्री के अंदर ही जब भी हम कुछ गुड्स का बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो, तो इसे कहते हैं इंटरनल ट्रेड। तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? एक्सटर्नल ट्रेड। जब हम हमारे बाउंड्री के बाहर, ओके, आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ आवर कंट्री, जब भी हम लोग ट्रेड कर रहे हो, बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। जब भी इंडिया ने अगर कुछ जो गुड्स है वो बाय किए कोई कंपनी ऐसी जो यूएस में है, तो इसे कहते हैं हम एक्सटर्नल ट्रेड। और अगर इंडिया में मैं अगर हूँ और मैंने अपने ही यहाँ से, मान लीजिए हिमाचल प्रदेश से मैंने अगर कुछ सामान खरीदा, बट खरीदा तो अपनी कंट्री के बाउंड्री के अंदर ही, राइट? तो इसे कहेंगे हम इंटरनल ट्रेड। ओके, सो हमने इंटरनल ट्रेड का चैप्टर कर चुके हैं। अगर आपने ये चैप्टर का मेरा अगर वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा। आज हम करने वाले हैं इंटरनेशनल ट्रेड, दैट इज़ एक्सटर्नल ट्रेड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, क्या होता है जब भी हम लोग हमारे बाउंड्री के बाहर, अगर कंट्री के बाउंड्री के बाहर अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हो, तो इसे कहते हैं इंटरनेशनल बिजनेस। ओके, अपने कंट्री के बाहर तक मैंने किया ना, बाइंग एंड सेलिंग कुछ भी हो सकता है। इट कैन आइदर बी द गुड्स और द सर्विसेज। बट जब मैं अपने कंट्री के बाउंड्री के बाहर जाकर अगर मैं ट्रेडिंग कर रही हूँ, तो इसे हम कहेंगे इंटरनेशनल बिजनेस। ओके, इसमें देखिए सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट नहीं होता है। लोगों को लगता है कि इंटरनेशनल ट्रेड अगर मैं सिर्फ कहूँ ना, तो उसका मतलब है सिर्फ गुड्स का बाइंग एंड सेलिंग, गुड्स एंड सर्विसेज का बाइंग एंड सेलिंग। बट अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें, तो उसमें गुड्स एंड सर्विसेज का बाइंग एंड सेलिंग तो होगा ही होगा, बट उसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें आती है। जैसे कि कैपिटल का मूवमेंट हो गया इंटरनेशनली, पर्सनल मूवमेंट हुआ, टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे कि पेटेंट, ट्रेडमार्क, वो सब जब भी मूवमेंट होता है आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, तो उसे कहते हैं इंटरनेशनल बिजनेस। सो इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल बिजनेस, लोगों को लगता है कि सेम चीज़ ही है, बट इट्स एक्चुअली नॉट। जब भी हम ट्रेड की बात करते हैं, ट्रेड की जब बात करते हैं, तभी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की ही हम बात कर रहे हैं। बट जब हम बिजनेस की बात करते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है? वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द मूवमेंट ऑफ द पर्सनल। अगर किसी ने यहाँ पे जो काम कर रहा था, कहीं और जाके वो वही कंपनी के लिए शायद काम कर रहा हो आउटसाइड इंडिया, या तो टेक्नोलॉजी का अगर मूवमेंट हुआ, या तो मेरे जो कॉपीराइट थे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो थी मेरी, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट, पेटेंट, मैंने कोई आउटसाइड इंडिया मैंने किसी को बेचा है, तो इसे भी हम कहते हैं इंटरनेशनल मूवमेंट। सो दिस वोंट बी अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, बट इट विल बी अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। सो ऑल इंटरनेशनल ट्रेड आर पार्ट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, बट सारे इंटरनेशनल बिजनेस की एक्टिविटी आर नॉट द पार्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इतना आपको आई होप से समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है, मैंने बताया है
इंटरनल ट्रेड, ओके आई एम सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती से इंटरनल लिख दिया है, यहाँ पे होना चाहिए था इंटरनेशनल। ओके, सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। सो इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होता है सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का, जिसमें सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा है। एक्सपोर्ट मतलब बाहर जाना, सेल करना, इंपोर्ट मतलब बाहर से गुड्स लेकर आना, मतलब बाय करना, सिर्फ गुड्स और सर्विसेज का हो रहा है। जबकि इंटरनेशनल बिजनेस में क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रैवल एंड टूरिज्म इंक्लूड होता है, ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्लूड होता है, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट इनटू फॉरेन कंट्रीज, अंडरटेकिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन फॉरेन कंट्री, जिससे क्या होता है, फॉरेन कस्टमर्स पास में आते हैं। ओके, क्योंकि क्या होता है, देखिए अभी मैंने गुड्स यहाँ पे बनाए और मैं बेच कोई और कंट्री में रही हूँ, सो द वर्ल्ड इज कमिंग क्लोजर, राइट, ग्लोबलाइजेशन। ओके, ये वर्ल्ड जो है वो मेरा एक पूरा मार्केट है। सो दैट इज व्हाट ऑल कंप्राइजेज इन इंटरनेशनल बिजनेस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल बिजनेस। अभी हम ये जानते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड या इंटरनेशनल बिजनेस करने का रीजन क्या है, क्यों जरूरी है, क्यों मैं अपनी कंट्री से ही गुड्स बाय और सेल नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे भी तो मुझे सब मिल ही रहा है। सो व्हाई, व्हाट इज द नीड? देखिए यहाँ पे सब मिल रहा है बट नॉट एवरीथिंग। ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे सब मिल जाएगा, बट ऐसी कोई ना कोई चीज़ होगी ही होगी जो इंडिया में प्रोड्यूस नहीं हो रही हो, इसलिए मुझे वो बाहर से मंगवाना ही पड़ेगा। या तो ऐसा भी हो सकता है कि एक कंट्री जो है कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने में बहुत एफिशिएंट है, बहुत बढ़िया, उन्होंने स्पेशलाइज किया है, तो इतना बढ़िया बनाती है वो कि मैं सोचती हूँ कि यहाँ पे बनाने से बेटर है क्यों ना मैं वहीं से लेकर आऊँ, तो मुझे अच्छा भी पड़ेगा, मुझे द प्रोडक्ट दैट आई एम यूजिंग इट वुड बी ऑफ अ गुड क्वालिटी, इसलिए भी लोग मंगवा सकते हैं। ये भी हो सकता है इंटरनेशनल ट्रेड करने का रीज़न ये भी हो सकता है कि मेरे कंट्री में वो रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं है। The resources that are needed to make a material, to make a finished product, I don't have those resources in my country. इस वजह से मैं वो कर रही हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि मेरे कंट्री में मैं वो प्रोड्यूस कर सकती हूँ वो गुड्स, हो सकता है, बट दिक्कत क्या आ रही है, अपने कंट्री में मैं जब ये गुड्स प्रोड्यूस कर रही हूँ बहुत महंगा पड़ रहा है, इट इज़ टू एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस इट इन माई कंट्री। मैंने जब देखा कि बाहर से कंट्री से मंगवाती हूँ मुझे काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ रहा है, तो क्यों हमें अपने कंट्री में वो चीज़ बनानी, बाहर से लेकर आ जाएंगे, सस्ता पड़ेगा। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न। सो काफ़ी ही सारे रीजंस है जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड होता है। सो लेट्स लुक एट दोज रीजंस नाउ। सो देखिए, जैसे मैंने आपको कहा पहला, कंट्रीज कैन नॉट प्रोड्यूस इक्वली वेल और चीपली ऑल दे नीड। इतना अच्छा या इतना सस्ता वो लोग नहीं बना पाते हैं सारी चीज़ें जो चाहिए। इस वजह से क्या होता है, इस वजह से इंटरनेशनल ट्रेड करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इतना सस्ता नहीं बना पा रहे तो एट द एंड क्या होगा, जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ की अमाउंट पे करनी पड़ेगी। बाहर से अगर वही चीज़ लेकर आ जाते हैं तो उन्हें भी सस्ता पड़ेगा। सो ऑब्वियसली दैट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई इंटरनेशनल ट्रेड इज़ डन। सेकेंड क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, हर एक नेचुरल रिसोर्स जो है वो हर एक कंट्री के पास नहीं होते हैं। अभी जैसे ये होता है क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, वो सब है, पेट्रोल, डीजल, वो सब क्रूड ऑयल जो है हमारे कंट्री में नहीं है। सो ऑब्वियसली अगर हमारे वहाँ नहीं है, हमें बाहर से मंगवाना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं मंगवाएंगे तो फिर सारे व्हीकल्स कैसे चलेंगे। सो सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं हर एक कंट्री के पास होना ज़रूरी नहीं होता है। अगर हो भी तो इतने क्वांटिटी में शायद नहीं हो कि इसको निकालना इतना ज़्यादा हमारे लिए इकोनॉमिकल नहीं होता है। सो दैट इज़ द रीज़न हम क्या करते हैं, जो कंट्री के पास ये अबंडेंट है, काफ़ी ही ज़्यादा है, हम वो चीज़ वहाँ से मंगवाते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न वाई इंटरनेशनल ट्रेड इज़ नीडेड। ओके, नेक्स्ट क्या है, लेबर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन कॉस्ट जो है काफ़ी कंट्री में अलग होता है। काफ़ी सारे फैक्टर्स की वजह से, पॉलिटिकल रीज़न हो सकता है, इकोनॉमिकल, जोग्राफिकल रीज़न, तो ये सारे रीज़न की वजह से क्या है कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो अलग होता है हर एक कंट्री का। सो प्रोडक्शन कॉस्ट चेंज होने की वजह से क्या होता है, एट द एंड द कंज्यूमर विल बी पेइंग द मैक्सिमम। तो इस वजह से जो कंट्री में प्रोडक्शन कॉस्ट और लेबर प्रोडक्टिविटी कम होती है तो वो कंट्री से हम क्या करते हैं, वहाँ से हम गुड्स बाय करना प्रेफर करते हैं।
सो ये हर एक कंट्री के रिलेटेड मैं कह रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि इंडिया के रिलेटेड ही हो, कि इंडिया में ये नहीं है। काफ़ी ऐसी भी कंट्रीज़ होती है जिनमें दो कंट्रीज़ और कोई होगी जहाँ पर एक जगह प्रोडक्शन कॉस्ट कम है, दूसरी जगह प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा है। तो वो कंट्री, जो कंट्री में प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा है, वो वहाँ से मंगवाएगी जहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट कम है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस विथ रेफरेंस टू इंडिया ओनली। अभी हम फिलहाल इंडिया के रेफरेंस में ही इस बारे में बात करेंगे एज एन एग्जाम्पल, कि अगर समझिए इंडिया में जो है वो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, और हमने देखा कि और कोई और कंट्री है, मानो नेपाल, लेट्स से नेपाल, तो नेपाल में अगर प्रोडक्शन कॉस्ट वो प्रोडक्ट का कम है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ से हम वो गुड्स लेना प्रेफर करेंगे रादर दैन मेकिंग इट ओवर हियर। ओके, देखिए कुछ लोगों का क्या होता है कि कोई कोई कंट्री को एडवांटेजेस पोजीशन होता है इन प्रोड्यूसिंग सिलेक्ट गुड्स एंड सर्विसेज। कोई गुड्स और सर्विसेज जो होते हैं ना, उनमें उनको एडवांटेज होता है विच अदर कंट्रीज कैन नॉट प्रोड्यूस दैट एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। जो बाकी की कंट्री है वो उसे या तो इतना एफिशिएंटली और इफेक्टिवली प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, और जो एक दूसरी कंट्री है उसके पास वो एडवांटेज है कि वो प्रोडक्ट को काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से, उनका कॉस्ट भी कम लग रहा है, और उनके जो रिसोर्सेज है ऑप्टिमली वो लोग यूज़ कर रहे हैं, नो रिसोर्स वेस्टेज इज हैपनिंग। वो लोग इतनी बढ़िया तरीके से वो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस वजह से हम क्या सोचते हैं, रादर दैन वेस्टिंग सो मच ऑफ गुड्स, क्यों ना हम बाहर से मंगवा ले वो चीज़ें। करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे बनाएंगे हम, वी आर नॉट इवन दैट एफिशिएंट इन मेकिंग दैट प्रोडक्ट, इतना अच्छे से, द क्वालिटी वोंट बी दैट गुड, हमने काफ़ी ज़्यादा रिसोर्स वेस्ट कर दिए। तो इतना सारा अगर करने से बेटर है हम वहाँ से वो चीज़ ले ले, द कंट्री विच इज़ एक्चुअली मेकिंग इट एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ओके, नेक्स्ट क्या है, देखिए ईच कंट्री फाइंड इट एडवांटेजेस टू प्रोड्यूस दो सिलेक्टेड गुड्स एंड सर्विसेज दैट इट कैन प्रोड्यूस मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली एट होम। देखिए काफ़ी बार क्या होता है, हम क्या सोचेंगे कि अगर मैं कोई ऐसा काम है जो अच्छे से कर रही हूँ, आई कैन डू दिस वर्क वेरी नाइसली, तो मैं वो ही क्यों ना करूँ, मैं ऐसा काम क्यों करने जाऊँ जो मैं अच्छे से नहीं कर पाऊँगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसा हो कि देखिए मैं BST अच्छा पढ़ा लेती हूँ, बट ऐसा हो सकता है कि मुझे इको इतना अच्छे से नहीं पढ़ाने आता, तो मैं ऑब्वियसली BST ही पढ़ाऊँगी ना, समथिंग विच आई एम गुड एट, जो चीज़ मुझे अच्छे से आ रही हो। मैं ऐसी चीज़ क्यों करने जाऊँ, मुझे अगर इको आता ही नहीं है और मैं अगर आपके सामने आ जाऊँ इको पढ़ाने के लिए, दिक्कत हो जाएगी, समथिंग विच आई एम नॉट एबल टू डू प्रॉपरली, तो वो काम हमें क्यों करना है। सो इसलिए कंट्रीज़ भी क्या सोचती है, हम क्यों ना वो गुड्स प्रोड्यूस करें जो हम अच्छे से प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसमें हमारी स्पेशलाइजेशन है, रादर दैन प्रोड्यूसिंग द गुड्स जो हम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, वी आर नॉट एबल टू डू इट दैट एफिशिएंटली। सो कंट्रीज़ का ये भी एक सोच होती है, और वो लोग क्या करते हैं, बाकी के जो है प्रोक्योरिंग द रेस्ट थ्रू द ट्रेड, वो लोग बोलेंगे जो हम अच्छे से काम कर पा रहे हैं हम वो कर देते हैं, बाकी जो हम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं उसे हम प्रोक्योर मतलब ले लेंगे थ्रू ट्रेड विद डिफरेंट कंट्रीज। बाकी की कंट्रीज़ के साथ हम ट्रेड करके ये जो सारे गुड्स जो हम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं प्रोड्यूस, उसे हम मंगवा लेंगे, और वो गुड्स जो हम अच्छे से प्रोड्यूस कर रहे हैं, अच्छे से हम आता है हमें बनाना एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, हम वो प्रोड्यूस करेंगे। सो दैट इज़ व्हाट द कंट्री थिंक्स। ये एक्चुअली ये सब लोग ही सोचेंगे, एक कंट्री भी नहीं बट विद इन द कंट्री ऑल्सो लोगों का ये सोचना होता है। देखिए हमें पता है काफ़ी सारी जगह पे काफ़ी सारी चीज़ें जो है स्पेशलाइज्ड होती है। वो क्यों होता है, क्योंकि वो लोग ने वो चीज़ काफ़ी ही टाइम से करते आ रहे हैं, तो उन्हें उसकी स्पेशलाइज्ड हो चुके हैं वो चीज़ में, तो वो लोग वही चीज़ बनाएंगे, और बाकी की जो चीज़ें उन्हें ज़रूरत होती है वो कहीं और से मंगवा लेते हैं। इससे क्या होता है कि उनको जो चीज़ें चाहिए थी वो उनके पास सारी की सारी मिल गई थ्रू द ट्रेड। ओके, सो यही चीज़ें होती है कंट्रीज़ के बीच में। फिर आता है, देखिए अभी इंटरनेशनल बिजनेस क्यों है, बिकॉज ऑफ द जोग्राफिकल स्पेशलाइजेशन। जोग्राफिकल स्पेशलाइजेशन हो चुका है, जैसे मैंने आपको समझाया, हर एक पार्ट ऑफ अ कंट्री और अ कंट्री, एक कंट्री ने अभी कोई कोई चीज़ में स्पेशलाइज कर चुके हैं, इस वजह से इंटरनेशनल बिजनेस अब हो पा रहा है। पहले ये चीज़ इतनी पहले भी होती थी, अभी भी हो रही है। सो आई विल जस्ट गिव यू वन एग्जाम्पल। जैसे मानिए कि अभी इंडिया में स्पाइसेस जो है वो काफ़ी ही ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, हमारे यहाँ पे वो जगह ही ऐसी है कि हम लोग स्पाइसेस इतने ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो
अभी हमने इस चीज़ में स्पेशलाइज कर चुके हैं टू ग्रो स्पाइसेस। तो अभी क्या होगा, इस वजह से बाकी के कंट्रीज हमारे पास से ये सारे स्पाइसेस मंगवाएंगे, हम लोग ये स्पाइसेस एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो लोग ये चीज़ें नहीं बनाएंगे ना, वहाँ का शायद जोग्राफिकल कंडीशन वैसा नहीं होगा कि वो लोग स्पाइसेस बना पाए, ओके, वो लोग ग्रो कर पाए। तो इस वजह से क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस टेक्स प्लेस ओवर हियर बिकॉज वी हैव जोग्राफिकल स्पेशलाइजेशन ऑन दैट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल आई विल टेक, कश्मीर में पश्मीना जो है वो काफ़ी ही ज़्यादा फेमस है। हम जब भी अगर कश्मीर कोई भी जाता है, वी ऑलवेज से राइट कि पश्मीना की शॉल या कुछ भी लेकर आना। ऐसा क्यों होता है, वहाँ का जोग्राफिकल स्पेशलाइजेशन है वो चीज़ का। तो अभी जो पश्मीना है हम वहीं से हमेशा मंगवाएंगे, कोई और जगह पे तो वो चीज़ मिल भी नहीं पाएगी, क्योंकि वहाँ पे वो पश्मीना का जो वुल होता है वो वहीं के गोट से मिलता है हमें। सो दैट इज़ व्हाट हैपन्स ओवर इन अ कंट्री ऑल्सो। एक कंट्री ने एक चीज़ में स्पेशलाइज कर चुकी है, तो जो दूसरी कंट्रीज़ होती है वो लोग ये कंट्री के पास से ट्रेडिंग करेंगे, इनके साथ ट्रेडिंग करेंगे। सो इससे क्या होगा, दे विल गेट अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। सो दिस वॉज द रीज़न कि इंटरनेशनल ट्रेड क्यों होता है। अभी हम जानते हैं स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस के मेजर बिजनेस फॉर्म ऑपरेशन कैसे हो सकता है इंटरनेशनली। 4 तरीके हैं। सबसे पहला है मर्चेंडाइज का एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मर्चेंडाइज का मतलब होता है द टैंजिबल गुड्स, जो मैं देख सकती हूँ, विच आई कैन टच। सो इसमें सर्विसेज इंक्लूडेड नहीं होती है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, टूरिज्म, ये सब इसमें इंक्लूडेड नहीं होता है बिकॉज वो सब इनटैंजिबल है, वो सारे सर्विसेज है। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मर्चेंडाइज ना, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट गुड्स। सो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को हम लोग क्या होता है, इसको हम ट्रेड कहते हैं इन गुड्स। ओके, इसमें सिर्फ हमारे टैंजिबल गुड्स होते हैं, सर्विसेज इसमें नहीं इंक्लूड होती बिकॉज मर्चेंडाइज का मतलब ही होता है गुड्स। ओके, सो ऐसे हमारा बिजनेस हो सकता है, एक बिजनेस ऑपरेट कर सकते हैं इंटरनेशनली। उसके बाद आता है सर्विसेज। तो अभी देखो सर्विसेज में हमारे सारे आ गए, तो सर्विसेज में क्या होगा, इसमें सर्विस एक्सपोर्ट इंपोर्ट में क्या होता है, इनटैंजिबल्स जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं। ओके, क्योंकि इनटैंजिबल क्या होता है, ये इनटैंजिबल चीज़ें वो है जो हम देख नहीं सकते, इट इज़ समथिंग विच वी कांट सी। द मर्चेंडाइज ये कुछ ऐसी चीज़ है जो हम देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैंने कुछ खरीदा है, मैंने मानो एक साड़ी खरीदी है, इट इज़ अ टैंजिबल गुड बिकॉज आई कैन सी इट इज़ देयर। बट इनटैंजिबल क्या होगा, वो ऐसी चीज़ें जो मैं नहीं देख सकती हूँ। इसी वजह से सर्विस एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट जो होती है उसे हम इनविजिबल ट्रेड भी कहते हैं। ओके, वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज इनविजिबल ट्रेड। जैसे बैंकिंग हो गया, आई कांट सी दैट राइट, जो मुझे सर्विस मिल रही है आई कांट सी दैट, दैट इज द रीजन इट्स एन इनटैंजिबल सर्विस। सो ये भी एक मोड होता है। फिर होता है थ्रू लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। देखिए, permitting another party in a foreign country to produce and sell goods under your trademark, patent or copyright in lieu of some fee। मतलब मैं फॉरेन कंट्री में किसी को अलाउ कर रही हूँ कि आप मेरे गुड्स एंड सर्विसेज बेच सकते हैं इन ल्यू ऑफ सम फीस। मतलब ऑब्वियसली मैं उनको फ्री में तो ये करने नहीं दूंगी, आई विल बी आस्किंग फॉर सम फीस फ्रॉम देम। और तो इसे कहते हैं लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजी का मैं आपको एक बढ़िया एग्जांपल देती हूँ, मैकडॉनल्ड्स की काफ़ी ज़्यादा फ्रेंचाइजी ओपन है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में ही हम कितनी सारी देखते होंगे। सो इसमें क्या होता है कि हमें फ्रेंचाइजी दी है, मतलब दे हैव गिवन मी परमिशन कि आप ऐसे मैकडॉनल्ड्स खोल सकते हैं, आपको इसके बदले हमें कुछ देना पड़ेगा। सो दिस इज़ लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग के थ्रू भी बिजनेस ऑपरेशन हो सकता है इंटरनेशनली। उसके बाद आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ कोई और कंपनी में जो इंडिया में नहीं है, सम फॉरेन कंपनी। अभी देखिए हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट है ना, 2 तरीके के हो सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मैं कलर चेंज कर देती हूँ। एक होता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का एग्जैक्टली मतलब क्या है? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है मैं डायरेक्टली वो कंट्री में मैंने इन्वेस्ट कर दिया,
by buying some plant and machinery, by buying some building over there in that company itself. Okay, इसे कहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. बट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? मैं अगर एक कंपनी हूँ यूएस में, ओके, और मैंने एक कंपनी है, मानो रिलायंस कंपनी इंडिया की, मैंने वहाँ के जब मैं शेयर्स खरीद रही हूँ, इसे कहते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. बिकॉज मैंने डायरेक्ट, मेरा कोई ताल्लुक नहीं था ना, मैंने क्या किया, वो कंपनी के शेयर्स खरीदे, वहाँ के सिक्योरिटीज़ खरीदे. तो इससे मुझे क्या मिलता है? इससे मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, इससे मुझे डिविडेंड जो मिलना है वो मिलेगा. इफ़ आई एम बाइंग द डिबेंचर्स आई एम गोइंग टू गेट इंटरेस्ट. इफ़ आई एम बाइंग द शेयर्स आई एम गोइंग टू गेट डिविडेंड. ओके, so let's just read it once. Direct investment takes place when a company directly invest in properties. जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी कोई फॉरेन कंट्री में, ताकि वो लोग वहाँ पे प्रोडक्शन कर सके. ओके, जैसे मानिए कोका कोला ने यहाँ पे इंडिया में एक अपनी फैक्ट्री खोली है, उन्होंने काफ़ी सारे प्लांट एंड मशीनरी खरीदे हैं. वाई? ताकि वो लोग डायरेक्टली कोका कोला जो है वो इंडिया में ही प्रोड्यूस कर सके. सो इस वजह से इसे हम कहेंगे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. फाइन. सो यहाँ पे ये लोग प्रोडक्शन कर सके और मार्केटिंग कर सके वो कंट्री में, ताकि कोका कोला जो है इंडिया में ही प्रोड्यूस और मार्केटिंग, यहीं पे सारा गुड्स इंडिया में ही बनाया और इंडिया में ही बेच दिया. इसे कहेंगे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट दैट अ कंपनी मेक्स इनटू अनदर कंपनी. एक कंपनी ने, मानो कंपनी एक्स ने जो है यूएस में, ओके, ये कंपनी जो है यूएस में है, उसने एक कंपनी वाई है जो इंडिया में है, उसने इसमें इन्वेस्ट किया. ओके, ताकि वो लोग कैसे किया इन्वेस्ट? शेयर्स खरीदे, डिबेंचर्स खरीदे, लोन भी दे सकते हैं. ओके, ये जो कंपनी एक्स है यूएस ने इंडिया की कंपनी को एक लोन दिया. ओके, ऐसे भी वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि इससे इनको इंटरेस्ट भी मिलने वाला है. They can either buy the shares, they can either give the loan, they can also acquire the debentures. तो ऐसे जब भी वो लोग इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो इसे कहते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. I hope you have understood the difference between direct investment and portfolio investment. So हमारे पास ये 4 मेजर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन है जो इंटरनेशनल बिजनेस में होते हैं. गुड्स का हो सकता है, सर्विसेज हो सकते हैं, लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग के थ्रू हो सकते हैं, और दूसरा होता है फॉरेन, लास्ट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट. फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे पास 2 टाइप की है, एक है डायरेक्ट और दूसरी है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. ओके, नाउ हो गया. अभी हमारे पास सिर्फ 2 ही चीज़ बची है, वो है बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस टू द नेशन एंड टू द फर्म, कि उसका क्या बेनिफिट्स होते हैं. फाइन, सो लेट्स रीड दैट. सो बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहला क्या है? अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. देखिए, जब भी इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं ना तो कंट्री को फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, जो फॉरेन करेंसी है वो मिलती है. अभी जब इंडिया को वो फॉरेन करेंसी मिल जाएगी तो उससे क्या होगा? वो लोग जो कंट्री, वो दूसरे कंट्री से वो लोग और गुड्स बाय कर पाएंगे. ओके, सो जो उन्हें यहाँ पे शायद नहीं हो, इंडिया में जो ना हो, या तो उन्हें शायद वहाँ से मंगवाने हो, बिकॉज दे प्रोड्यूस इट मोर efficiently, so they can do that. See, international business helps a country to earn foreign exchange, जो वो लोग बाद में यूज कर सकते हैं ताकि वो लोग गुड्स इंपोर्ट करवा सके. ओके, जो इंडिया में शायद अवेलेबल ना होते, तो वो उन्हें वो फॉरेन एक्सचेंज मिल जाएंगे, वो उन्हें करेंसी मिल जाएगी. इट मेक्स इट ईजियर फॉर देम टू इम्पोर्ट गुड्स फ्रॉम दैट कंट्री. सो पहला है अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये एक बेनिफिट है अपने कंट्री के लिए. अभी हम फिलहाल नेशन की बात कर रहे हैं कि नेशन को इंटरनेशनल बिजनेस कैसे बेनिफिशियल होता है. सेकंड आता है मोर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज. अभी देखिए क्या होता है कि अगर एक कंट्री जो है वो ऐसे ही गुड्स प्रोड्यूस कर रही है जो वो एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर पाती है, तो उससे क्या होता है कि वो लोग वो गुड्स और ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे. अभी मैं अगर और ज़्यादा वो गुड्स प्रोड्यूस कर पाऊंगी तो मैं क्या करूंगी, वो गुड्स इंडिया में तो बेच दिए, उसके बाद में जो और बचेगा मैं उसको कहाँ बेच पाऊंगी? इंटरनेशनल मार्केट में बेच पाऊंगी. ओके, सो व्हाट आर दे सेइंग? व्हेन कंट्रीज ट्रेड ऑन प्रिंसिपल ऑफ प्रोड्यूसिंग व्हाट दे प्रोड्यूस एफिशिएंटली, वो लोग प्रोड्यूस कर पाते हैं मच मोर देन व्हाट दे कैन व्हेन ईच ऑफ देम अटेम्प्ट्स टू प्रोड्यूस ऑल गुड्स एंड सर्विसेज ऑन इट्स ओन. उसका मतलब ये है, अगर मैं ऐसा प्लान करूं कि मुझे सब कुछ ही अपने कंट्री में चाहिए, सब कुछ मुझे ही प्रोड्यूस करना है, तो वो इतना एफिशिएंटली मैं नहीं कर पाऊंगी और इतना ज़्यादा प्रोड्यूस भी नहीं कर पाऊंगी. जबकि
अगर मैं ऐसी चीज़ प्रोड्यूस करूँ जो मैं एफिशिएंटली कर पा रही हूँ तो उससे क्या होगा, मेरी प्रोडक्शन काफ़ी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके, सो ऐसे जब भी होता है तो क्या होता है कि मेरा इक्वली गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर पाती हूँ मैं इन आर नेशन ऑल्सो, और इंटरनेशनली मैं ट्रेड भी कर पाती हूँ। इससे क्या होता है, सभी को बेनिफिट मिलेगा, सारे ही जिनके साथ, जो कंट्री के साथ मैं ट्रेडिंग कर रही हूँ उन्हें भी बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज दे आर गेटिंग द गुड्स विच आई एम एबल टू प्रोड्यूस एफिशिएंटली, और मैं भी ऐसे गुड्स मंगवा रही हूँ बाहर से जो वो कंट्री एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर रही है। Okay, so we have done 2, earning of foreign exchange, more efficient use of resources. उसके बाद आता है improving growth prospects and employment potential. एक बार I'll just read it for you. देखिए, producing solely for the purpose of domestic consumption severely restrict a country's prospect for growth and employment. मतलब अगर मैं सिर्फ डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए ही प्रोड्यूस कर रही हूँ तो इससे क्या होता है, मेरे कंट्री का ग्रोथ नहीं हो पाता है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और ज़्यादा नहीं मिल पाती है, क्योंकि इतना ही मुझे प्रोड्यूस करना है, मेरे कंट्री में इतने ही लोग हैं, उनके लिए ही मुझे प्रोड्यूस करना है, तो मेरी कंट्री, मेरी जो बिजनेस है, मेरी कंट्री है, वो डेवलप कैसे होगी, और जो भी लोग हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगी, क्योंकि जितना प्रोड्यूस करना था उनके लिए मेरे पास इतने लोग हैं कि मैं उतना गुड्स प्रोड्यूस कर सकूं। पर फिर जो एक्स्ट्रा लोग हैं, जो हमारी पॉपुलेशन है, उनका क्या, उन्हें कहाँ से एम्प्लॉयमेंट मिलेगी अगर मैं सिर्फ अपने कंट्री के लिए प्रोड्यूस कर रही हूँ तो। ओके, सो इससे क्या होता है, जो डेवलपिंग कंट्री है वो लोग, दे कुड नॉट एग्जीक्यूट देयर प्लान टू प्रोड्यूस ऑन अ लार्जर स्केल एंड दस क्रिएट एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल बिकॉज देयर डोमेस्टिक मार्केट वॉज नॉट लार्ज इनफ टू अब्जॉर्ब ऑल द एक्स्ट्रा प्रोडक्शन। सो काफ़ी बार जो कंट्रीज़ होती है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग स्पेशली द डेवलप, वो लोग ऐसे गुड्स एक्स्ट्रा ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्या होता है, वो लोग ये गुड्स इंटरनेशनल मार्केट में बेच पाएंगे। ज़्यादा प्रोडक्शन की वजह से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है। ओके, जैसे कि चाइना का यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है। चाइना जो एक डेवलपिंग कंट्री थी, क्या हुआ, उनकी मार्केट में उन्होंने तो गुड्स सारे बेचे, बट आफ्टर दैट दे सॉ कि उनको इंटरनेशनल मार्केट में अच्छा खासा उनका स्कोप है टू फ्लरिश, कि वो लोग और ज़्यादा जो अपने एक्स्ट्रा जो गुड्स उन्होंने प्रोड्यूस किए वो लोग इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकते हैं। सो दे टुक दैट एडवांटेज, और वो लोगों ने क्या किया, इंटरनेशनल मार्केट में दे गॉट इनटू दैट, और वो लोगों ने उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश किए हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा नाम है इन इंटरनेशनल बिजनेस। ओके, सो इससे क्या हुआ कि उन कंट्री की तो ग्रोथ हुई, उसके साथ एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, जो लोग वहाँ पे अनएम्प्लॉयड थे, काफ़ी लोगों को इंटरनेशनल बिजनेस की वजह से जॉब भी मिली है। ओके, उसके बाद लास्ट आता है इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे होगा, अगर मैं वो कंट्री से गुड्स मंगवा रही हूँ जो वो गुड्स एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर रही है, तो इससे क्या होता है, द क्वालिटी ऑफ द गुड्स दैट आई एम गेटिंग वो और बढ़िया होंगे, और वो अच्छे होते तो मेरी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। जैसे यहाँ पे क्या है, अगर इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होता तो क्या होता, जो वर्ल्ड कम्युनिटी है, जो हम पूरे वर्ल्ड से जो गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हैं वो नहीं हो पाता था। ओके, पर अभी क्या है, सिंस इट इज़ हैपनिंग, उसकी वजह से क्या हो रहा है, मैं प्रोड्यूस्ड इन अदर कंट्रीज आर द पीपल इन दीज कंट्रीज आर एबल टू कंज्यूम, तो मैं जो दूसरे कंट्री में जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं मैं वो ये कंट्री में कंज्यूम कर पा रही हूँ। इस वजह से क्या हो रहा है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो मेरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, कंट्री जो है, कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो चुका है। सो दीज वर द 4 पॉइंट्स ऑफ बेनिफिट्स टू द नेशन। सबसे पहला कौन सा पॉइंट था, सबसे पहले था अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, उसके बाद आया मोर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस, फिर हमने तीसरा कौन सा किया, इम्प्रूविंग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स एंड एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, सॉरी, लास्ट हमने किया इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ओके, अगर आपको चाहिए तो हम लोग एक इसके थ्रू हम याद रख सकते हैं EMI, पर I 2 बार याद रखना है। इससे क्या होगा, आपके जो चारों पॉइंट्स हैं आपको याद रह जाएंगे। सबसे पहले E था, E किसके लिए है, अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये हो गया E इज अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। M किसके लिए है, मोर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, E इज फॉर अर्निंग, E इज फॉर अर्निंग फॉरेन exchange, M is for
more efficient use of resources। और अभी हमें पता है 2 आई है और वो 2 आई यहीं पर है। सबसे पहला आई कौन सा है? बहुत बड़ा नाम है, आई अग्री विथ यू, हमें याद रखना ही पड़ेगा। क्या है इसका? इम्प्रूविंग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स एंड एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल। इम्प्रूविंग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स एंड एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल। इम्प्रूविंग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स एंड एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल। और नेक्स्ट क्या है? इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। याद रह जाएंगे आपको EMI और I 2 बार आने वाला है। E क्या है? अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। M क्या है? मोर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। I का एक कौन सा था? इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और दूसरा I क्या था? इम्प्रूविंग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स एंड एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल। ओके, ये 4 है हमारे बेनिफिट्स टू द नेशन। इंटरनेशनल ट्रेड का एक नेशन को क्या बेनिफिट होता है। अभी हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल ट्रेड का एक फर्म को क्या बेनिफिट है। ओके, उसके हमारे पास है टोटल 5 पॉइंट। लेट्स सी। सो प्रोस्पेक्ट्स फॉर हायर प्रॉफिट। जब भी हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो हमारा प्रॉफिट और ज़्यादा, क्योंकि हमने जो भी प्रोड्यूस किया था अब मैं इंटरनेशनल मार्केट में भी मैं वो चीज़ बेच पा रही हूँ। इस जो डोमेस्टिक मार्केट भी है, इंटरनेशनल जो फॉरेन मार्केट है वहाँ पे भी मैं बेच रही हूँ। उससे क्या होगा? मेरा प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके, और उसके साथ साथ ये क्या होता है कि अगर मैं डोमेस्टिक जो मार्केट है वहाँ पे अगर मैं कोई गुड्स जो है अगर मैं थोड़े सस्ते दाम में बेच रही हूँ, इंटरनेशनल मार्केट में मैं वो शायद ज़्यादा दाम पे बेच सकती हूँ। इफ़ आई एम सेलिंग इट एट अ हायर रेट इन एन इंटरनेशनल मार्केट, प्रॉफिट ऑब्वियसली अपने आप बढ़ जाएगा मेरा। ओके, सो प्रोस्पेक्ट्स फॉर हायर प्रॉफिट। इंक्रीज्ड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। एक कंपनी जो है ना, कभी भी अगर एक प्रोडक्शन यूनिट सेट करती है तो वो अपने कंट्री के डिमांड जो है, अगर समझिए मेरे कंट्री की डिमांड है एक गुड की 100, तो वो लोग जब भी ये प्रोडक्शन यूनिट सेट करेगी वो लोग इस हिसाब से करेगी कि वो इससे ज़्यादा प्रोड्यूस कर सके, 100 से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सके, मानो 150 प्रोड्यूस कर सके, वैसी वो अपनी प्रोडक्शन यूनिट सेट करेगी। सो कंट्री की डिमांड थी 100, मेरी प्रोडक्शन जो है वो 150 की कैपेसिटी है, तो जो एक्स्ट्रा 50 है मैं उसका क्या करूँगी? मैं इसे इंटरनेशनल मार्केट में, दैट इज इंटरनेशनल ट्रेडिंग के थ्रू मैं इसे बेच दूंगी थ्रू एक्सटर्नल ट्रेड। ओके, सो देखिए, मेनी फर्म सेट अप प्रोडक्शन कैपेसिटीज फॉर देयर प्रोडक्ट्स व्हिच आर इन एक्सेस ऑफ डिमांड इन द डोमेस्टिक मार्केट। डोमेस्टिक मार्केट में सिर्फ 100 का डिमांड था, बट मेरी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो मैंने उससे ज़्यादा की ही रखी, दैट इज 150। ओके, बाय प्लानिंग ओवरसीज एक्सपेंशन एंड प्रोक्योरिंग ऑर्डर्स फ्रॉम फॉरेन कस्टमर। मतलब ओवरसीज मैंने सोचा अपना बिजनेस और एक्सपांड करती हूँ, इंडिया में ही नहीं बाहर भी मैं और ज़्यादा मेरी ये करूँगी, अपने गुड्स बेचूंगी। या तो मुझे ऐसा हो कि मुझे अगर बाहर से फॉरेन के जो कस्टमर्स हैं उनसे मैं ऑर्डर्स और लेना प्रेफर करूँगी, क्योंकि मेरे पास ये 50 ज़्यादा थे ना, मेरा 100 का डिमांड था कंट्री का, मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी थी 150, तो ये 50 जो मेरे पास एक्स्ट्रा बच गए, उसके लिए मैं क्या करूँगी? अपना बिजनेस या तो एक्सपांड करूँगी, मैं फॉरेन से कस्टमर्स लाऊंगी जो लोग मेरे ये एक्स्ट्रा जो गुड्स है एक्सेस वाले वो खरीद ले। ओके, thus they can think of making use of their surplus production and also improving the profitability of their operation। इससे क्या होगा? वो जो मेरा एक्स्ट्रा जो मैंने प्रोड्यूस किया वो भी यूज़ हो जाएंगे और प्रॉफिट भी तो मिलेगा मुझे, बिकॉज ये 50 मैं जब बेचूंगी उसका मुझे पैसे आएंगे। Once I get that much money, what is going to happen? I'm going to earn more profit. Okay. Production on a larger scale often leads to economies of scale, which in turn lowers production cost and improves per unit profit margin. अगर एक चीज़ आपको, अगर आपने कभी भी देखी होगी, आप कभी भी अगर एक चीज़ खरीदने जाते हैं, आप अगर समझिए एक टी शर्ट खरीदने गए, आपने एक टी शर्ट खरीदा 500 का था, पर अगर उसी जगह पे अगर आप वो शॉपकीपर को कहे मुझे 10 टी शर्ट खरीदने हैं, तो वो ऑब्वियसली आपको 500 की जगह थोड़े कम पैसों में देगा, आपको थोड़े कम पैसे भरने पड़ेंगे। इंस्टेड ऑफ गिविंग, देखिए 1 टी शर्ट वॉज फॉर 500, तो वो आपको शायद जो 10 टी शर्ट है वो आपको 400 के भाव में दे देगा। ओके, दैट इज 4000 में आपको मिलने पड़ेंगे, जबकि अगर 500 के उसमें ही देता तो आपको उसके 5000 देने पड़ते थे। करेक्ट? तो क्या होता है, अब जब प्रोडक्शन बढ़ जाती है ना, सेम हैपेंस ओवर हियर, प्रोडक्शन जब बढ़ जाती है तो मेरा क्या होता है, जब कॉस्ट होता है वो कम हो जाता है।
ओके, द प्रोडक्शन कॉस्ट कम होता है तो क्या होगा, मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। एक चीज को मुझे पहले बनाने के लिए 10 रुपए लग रहे थे, ओके, मुझे उसको बनाने के लिए समझिए 10 रुपए लग रहे थे और उसको मैं बेच रही थी 15 रुपए में। प्रॉफिट कितना हुआ मेरा, 5 रुपए का। बट मैंने प्रोडक्शन बढ़ा दी, मैंने और ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर रही थी, उसकी वजह से मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गया। इसलिए अब मुझे वो चीज़ को बनाने के लिए ना अब मुझे सिर्फ लग रहे हैं 8 रुपए। मैं बेच तो उतने में ही रही हूँ, मैं बेच रही हूँ उसको 15 में। देख सकते हैं हम लोग, प्रॉफिट बढ़ गया ना, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गई। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। नाउ प्रोस्पेक्ट्स फॉर ग्रोथ। देखिए, बिजनेस फर्म को है ना काफ़ी बार क्या होता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जब भी उनके प्रोडक्ट की डिमांड जो है डोमेस्टिक मार्केट में इतनी ना हो तो। ओके, डोमेस्टिक मार्केट में बेच लिया, अभी ज़्यादा और नहीं गुड्स बिक रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक ऐसा पॉइंट आएगा व्हेन दैट विल हैपन, जब भी और ज़्यादा डोमेस्टिक मार्केट में वो लोग नहीं बेच पा रहे हैं। ऑब्वियसली दे विल हैव टू थिंक अबाउट एक्सपांडिंग देयर बिजनेस। वो लोगों को अभी अपने ये गुड्स इंटरनेशनल मार्केट में बेचने पड़ेंगे जहाँ पे वो गुड्स की डिमांड हो, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में तो अभी वो गुड्स की इतनी डिमांड नहीं रही है। ओके, सो ये फर्म क्या कर सकते हैं, अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। डिमांड इन देयर होम कंट्री अभी एकदम सैचुरेट हो चुकी है। सैचुरेट मतलब क्या होता है, सैचुरेट का मतलब होता है कि अभी बस तकरीबन ख़त्म ही होने आई है। ओके, सो अभी उनकी एक जो डोमेस्टिक मार्केट में उनकी ये सैचुरेट हो चुकी है डिमांड उनके गुड्स की, तो वो लोग क्या करेंगे, वैसे कंट्री में जाएंगे, वैसे कंट्री में अपने गुड्स सेल करेंगे जहाँ पे ये पर प्रोडक्ट्स की अभी भी डिमांड हो। सो प्रोस्पेक्ट्स फॉर ग्रोथ। उसके बाद क्या है, वे आउट टू इंटेंस कंपटीशन इन डोमेस्टिक मार्केट। डोमेस्टिक मार्केट में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है वो जो गुड्स सेल कर रहा है उसके साथ। तो ऐसे काफ़ी सारे और कंपनीज है जो डोमेस्टिक मार्केट में सेम गुड्स जो है वो बेच रहे हैं। तो इतना ज़्यादा कंपटीशन की वजह से वो लोग क्या सोचते हैं कि हमारे ही कंट्री में इतने हैं तो उससे बेटर हम एक काम करें ना, हम इंटरनेशनल मार्केट में अपने गुड्स बेच देते हैं, तो उससे क्या होगा, कंपटीशन से भी बच जाएंगे, हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिलेगा और हमारा बिजनेस जो है वो चलता रहेगा। ओके, व्हेन कंपटीशन इन द डोमेस्टिक मार्केट इज वेरी इंटेंस, इंटरनेशनलाइजेशन सीम्स टू बी द ओनली वे टू अचीव सिग्निफिकेंट ग्रोथ। अपने कंट्री में और ग्रोथ हो ही नहीं रहा है क्योंकि इतने सारे कंपनीज है वो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इतना कंपटीशन की वजह से माय बिजनेस इज नॉट ग्रोइंग, मैं वहीं के वहीं अटक गई हूँ, इतने ही मेरे गुड्स बेच पा रही हूँ मैं, उससे ज़्यादा नहीं बिक रहे हैं। एट दैट टाइम मुझे इंटरनेशनल मार्केट में आई हैव टू गेट डाउन सो दैट व्हाट विल हैपन, मेरा अभी तो बिजनेस का ग्रो होगा, मेरी जो गुड्स सेल्स हो रही थी वो थोड़ी बढ़ जाए। ओके, हाईली कॉम्पिटिटिव डोमेस्टिक मार्केट की वजह से क्या होता है, कंपनीज कहाँ जाते हैं, इंटरनेशनल, ताकि उनको क्या हो, उनके गुड्स को, उनके जो प्रोडक्ट्स है उसके लिए वो लोग एक मार्केट क्रिएट कर पाए। ओके, जहाँ पे वो गुड्स की डिमांड है कोई दूसरे कंट्री में। फिर आता है इम्प्रूव्ड बिजनेस विजन। हर एक जो कंपनी है उसका एक विजन होता है, दे हैव सम प्लान्स कि फ्यूचर में हमें यहाँ तक पहुँचना है। ओके, इट इज़ नो मैटर वॉट एवर इट इज़, छोटी कंपनी हो उनको लगेगा कि नहीं, अभी मैंने अपनी लोकेलिटी में ही मैं गुड्स बेच रही थी, मुझे चाहिए कि आगे जाके 10 साल बाद मैं अपने जो गुड्स है वो एक पूरे स्टेट में बेचूं, उसके थोड़े टाइम बाद मैं पूरे कंट्री में बेचूं। तो हर एक कंट्री जो है उनका कुछ, हर एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका एक विजन होता है। ओके, सो द ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस ऑफ मेनी कंपनी इज अ पार्ट ऑफ देयर पॉलिसी। बिजनेस का पॉलिसी में ही है, उनकी स्ट्रैटेजी है कि भाई आगे जाके हमें इतने टाइम में तो हमें इंटरनेशनल मार्केट में हमारे गुड्स बेचने ही बेचने हैं। Okay, the vision to become international comes from the urge to grow, to become more competitive, the need to diversify and to gain strategic advantages of internationalization. तो ये सारे रीज़न की वजह से एक कंपनी को ग्रोथ और उन्हें ग्रो होना है और एक्सपांड होना है, उन्हें और ज़्यादा कंपटीशन जो है उसमें और कॉम्पिटिटिव बनना है उन्हें, या तो उन्हें द नीड टू डाइवर्सिफाई कि एक ही कंट्री में नहीं और भी जगह पे हम लोग बेचते हैं और भी अलग अलग कल्चर वाले लोगों को, दूसरे नेशनलिटीज़ वालों को, उन्हें भी हम हमारे गुड्स बेचें, टू गेन स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन। तो ये उनके विजन में होता है, उनकी स्ट्रैटेजी है, इट्स अ पार्ट ऑफ देयर पॉलिसी
कि आफ्टर सर्टन टाइम हम लोगों को जो हमारे गुड्स है वो इंटरनेशनल मार्केट में भी बेचने हैं. सो इट्स अ पार्ट ऑफ दैट ऑल्सो. ओके, सो ये थे हमारे 5 बेनिफिट्स टू द फर्म. सबसे पहले क्या था? प्रोस्पेक्ट फॉर हायर प्रॉफिट. फिर हमने पढ़ा इंक्रीज्ड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, प्रोस्पेक्ट्स फॉर ग्रोथ. फिर हमने पढ़ा वे आउट ऑफ इंटेंस कंपटीशन इन डोमेस्टिक मार्केट एंड इम्प्रूव बिजनेस विजन. इसमें कोई बन सकता है एक्रोनिम? लेट्स चेक. ओके, आई डोंट थिंक आई कैन मेक वन. अगर आप लोगों को कोई एक्रोनिम ऐसा मिल रहा हो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट क्या होगा, सारे बाकी के बच्चों को भी यही वो लोग यूज कर पाएंगे. ओके, सो अभी हमने क्या क्या पढ़ा? हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है. ये इट वॉज सच अ स्मॉल चैप्टर. तो हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़े थे मीनिंग. मीनिंग के बाद हमने पढ़ा था रोल. उसके बाद हमने पढ़ा था स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ा था. उसके बाद हमने पढ़ा था बेनिफिट्स के बारे में. और बेनिफिट्स किन दोनों को? टू द नेशन एंड टू द फर्म. हमारा ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा छोटा कर दिया है क्योंकि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा डिलीट हो चुका है. दिस इज़ द ओनली पार्ट दैट इज़ लेफ्ट इन इंटरनेशनल ट्रेड नाउ. इतना ही हमें पढ़ना है. काफ़ी छोटा चैप्टर है. आई होप सो आपके सारे इसमें जो भी डाउट्स थे, जो भी डिफ़िकल्टीज थे, वो मैंने आपके सॉल्व कर दिए हो. इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच.